अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CSS गाइडेंस वीडियोस में खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब के साथ है। आप मारूफ उस्ताद भी हैं, साथ ही साथ में काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 दहाइयों से CSS की प्रेपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं। बहुत सी आपने सर्विसेज दी। इस वक्त बेशुमार बच्चे जो उनसे हैं वो आप के हाथों के तैयार हुए उन्होंने CSS की प्रेपरेशन की और इस वक्त सर्व कर रहे हैं। प्रोफेसर से हम पूछेंगे तैयारी कैसे करनी है और क्या हर्डल्स आते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो उनसे वो कैसे करनी चाहिए, और बच्चे जो उनसे हैं जब बिल्कुल वो जिसे कहते हैं रॉ हालत में एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब कुछ नहीं उन्हें पता होता और फिर तैयारी शुरू कैसे उन्हें करवानी होती है। सारे के सारे सवालात आज हमने कवर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आपने इस टॉपिक के बारे में कि जो एक मिथ की हैसियत रखता है हमारी सोसाइटी में कि ये एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से करना चाहिए, इस पर हेयर सेज टोटके इतने ज़्यादा हैं कि समटाइम मैं हंसता हूँ कि शायद ब्यूटी टिप्स और स्लिम होने के बाद जितने ज़्यादा टोटके बताए जाते हैं वो CSS होता है। प्रोफेसर, मेरा पहला सवाल ये है कि CSS क्या है? देखिए, ये जब ब्रिटिश राज था ना, यहाँ पे गोरा रूल करता था हमें, तो उसने यहाँ पर अपने रूल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपना होल्ड रखने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम जो है ना वो मुतारफ़ करवाया। गोरा तो चला गया है लेकिन ये निज़ाम अपनी पूरी आबोताब अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ जो है ना वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है। हल्के फुल्के नाम बदले गए, जिस तरह पहले इसे DMG का एक ग्रुप होता था जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, उसका नाम चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का नाम दे दिया गया। जिस तरह अब DPO कह देते हैं, लेकिन वो सारे का सारा जो पावर है ना वो भी वहीं पर मौजूद है, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या जितनी भी और चीज़ें आप कह लें वो इसके अंदर उसी तरह से आबोताब के साथ मौजूद है। प्रोफेसर, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और CSS की प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए? एक जो मैं बड़ी बेसिक बात बताऊं कि CSS उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको बता दिया जाता है इसके बारे में। अच्छा, नंबर 2, ये उतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग समझ लेते हैं। ये उन दोनों के दरमियान में है। अगर मैं इसका एक क्रक्स बयान करूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे, तो कासिम साहब इस तरह से है कि ये ना कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट, सही, मतलब ना मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ 6 माह से 1 साल का अरसा। अच्छा, जब 6 माह से 1 साल आपने लगाने हैं तो उससे पहले एक चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या थी। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो फिर 6 माह के बाद इसको करने की कोशिश ना करें, फिर कम से कम आपको 1 साल चाहिए। अगर आपने कोई MSc MA किया है तो फिर आप 6 माह के अंदर भी इसे टैकल कर सकते हैं। इस बात को अगर मैं और फोकस करूं कासिम साहब, तो आप यूं कह लें कि बेसिकली ये इम्तहान जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। आप इसको यूं ले लें कि अगर कैंडिडेट अपीयर होता है और वो पास नहीं कर पाता, वो जो पास ना कर पाने वालों की तादाद है, अगर हम उसको 100 में कन्वर्ट करें तो उसमें से 70 to 80% को फेलियर इंग्लिश में होता है। इंग्लिश ऐसे, फिर इंग्लिश जर्नल, और तीसरे नंबर पे आता है जो स्कोर आता है, यानी डाटा रिलीज होता है FPSC से, तीसरे नंबर पे इस्लामिक स्टडीज़ आता है। अच्छा, इसके रूल्स कुछ बड़े अजीब हैं। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे आप बाकी सारे पेपरों के अंदर 70% 75% मार्क्स ले गए, आप इंग्लिश ऐसे में 1 नंबर से रह गए तो यू आर आउट ऑफ रेस। इंग्लिश जर्नल में 1 में रह गए, यू आर आउट ऑफ रेस। सो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप जाएं किसी भी जगह जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, आप एक काम करें कि स्टूडेंट को जो मैं राय देता हूँ कि आप 4 से 5 पेज लिख कर किसी टॉपिक पर उसे चेक करवाएं कि आप लैंग्वेज में किस, देखें जिसने BA किया है ना शाह जी, वो टोटल रॉ हैंड तो नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ आता था तो उसने BA किया। अच्छा, अब वो सीढ़ी के जीने हैं ना तो पता चल जाता है ये दूसरी पे जीने पे खड़ा है, तीसरे पे खड़ा है। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, मसलन उसका ऐसे दे के उसको ये बताया जाता है कि आप कुछ अरसा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लें, आपका यूज़ ऑफ इडियम्स करेक्ट नहीं है, या आपको पंक्चुएशन का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है,
और अगर मैं बिल्कुल एक टोटका मेरे से को पूछे, इफ़ आई एम अ डाइंग मैन, तो मेरे से को पूछता है कि जी आप क्या कहें, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो जब फिर लिखना शुरू कर दें, होता क्या है, मैं कोई ऐसी अकेडमी नहीं होगी जहाँ नहीं गया, तो मैंने देखा ये कि अगर किसी दिन आप स्टूडेंट को ये कह देना कि यार जी जो मैंने आज पढ़ाया है इसे कल लिख के लाइएगा, तो अगले दिन आधी क्लास नहीं आती। अच्छा, ये वो धोखा है जो CSS में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। देखिए आप बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर किया, आपने पढ़ा, आपके आइडियाज़ क्लियर हैं, और आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता, पहला क्वेश्चन करते हुए आपका सवा घंटा लग जाता है। अच्छा, क्वेश्चन को कंडेंस कहाँ करना था, एक्सपेंड कैसे करना था, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी थी। अच्छा, आप हो सकता है मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज भी अच्छी है, लेकिन आप लिखते हुए प्रेजेंटेशन है ना, ग्राफ बनाना, टेबल बनाना, नक्शा बनाना, हेडिंग बनाना, बुलेट्स पॉइंट बनाना, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, और एक मैं वर्ड बोला करता हूँ राइटिंग पावर, आपकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेसर, सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और किन मज़ामीन को तरजीह देनी चाहिए? सबसे अहम सवाल है, और इसको मैं यूं प्लेस करता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होने के बाद अगला स्टेप होता है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं शाह जी, ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं, एक होता है नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, ये नेचुरल साइंसेस हैं, यानी ये इसमें 2 जमा 2 होगा, या आपको आता है या आपको नहीं आता। अच्छा, उसके बाद लाइक आपने मेंशन किया ना कि इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा, इंडो पाक हिस्ट्री कभी भी अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट नहीं रहा। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मसलन एक शख्सियत है ना, उस शख्सियत के बारे में आप जब राय दे रहे हैं तो उस पर कम अज़ कम 2 से 3 स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। आप लाइक सर सैयद अहमद की बात कर लें, ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो ये क्वालिफाई करने की कोशिश करती हैं कि जी उनकी सारी हमदर्दियाँ, उनकी सारा ज़हनी रुझान वो गोरे के साथ था जी, और जो बात मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगी कि उनको गद्दार तक कहा गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो दूसरी किताब है वो कहती नहीं जी सर सैयद ना होते तो बात आगे चलनी नहीं थी। अब आप कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको ना जस्टिफाई करना पड़ता है। अच्छा, जस्टिफाई जब आप करते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, मसलन आप कहते हैं जी वादतुल वजूद की डिबेट, आपके बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो वादतुल वजूद की बात को जो है वो मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट जो डोमेन है, मसलन आप ये मिसाल ले लेंगे जिस तरह ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, अब एक नया सब्जेक्ट आया है, एनवायरमेंटल साइंस आ गया है। अच्छा, इसमें कमाल ये होता है कि सब्जेक्ट की नेचर ऐसी होती है कि वो या आपको आती है या नहीं आती, उसके करीब तरीन आ जाते हैं। मसलन आपने ये बताना है कि हवा के अंदर पोल्यूशन क्यों हो रही है, बारिशें ज़्यादा क्यों हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं। अच्छा, इसमें ना हैंड राइटिंग के नंबर हैं, ना लंबा लिखने के नंबर हैं, ना हेडिंग देने के नंबर हैं। अब ये भी या आपको पता है या नहीं पता कि बारिश कैसे होती है, ये भी आपको पता है या नहीं पता कि धुंध कैसे पड़ती है। अच्छा, ये जो मुश्किल थी ना, ये अब नए रूल्स ने काफ़ी हद तक आसान कर दी है। पहले बहुत आइडियल होते थे लोग, ये सब्जेक्ट नहीं लेना, ये लेना है, ये नहीं रखना, ये रखना है। अब उन्होंने स्कीम ही ऐसी बनाई है कि अब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में से 200 का एक रखना ही पड़ेगा, अनटिल अनलेस आपको फिजिक्स नहीं आता या मैथ नहीं आता। तो फिजिक्स और मैथ वाले तो बहुत थोड़े होंगे। सो अब IR या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो तकरीबन कंपलसरी सूरत इख्तियार कर गया। अच्छा, इसमें जो एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा वो ये कि इसमें सबसे आइडियल चीज़ है, उसको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट रखें आप। अच्छा, ओवरलैप क्या होता है, मसलन से आपने IR रख लिया, जब IR रख ही लिया है तो फिर इंटरनेशनल लॉ ज़रूर रखें, मिलती जुलती चीज़ें हैं ना। मसलन एक किचन है, वो किचन जो है ना नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, अब नॉन वेजिटेरियन को अगर आप कोई एक नई सब्ज़ी भी ला के दे देंगे तो उसके साथ वो जल्दी सलूक कर लेगा पकाने का। अच्छा, अगर आप उसे यकदम बड़ा गोश्त ला के उसके सामने रखेंगे, उसको पकाने में दिक्कत होगी। तो आप इंटरनेशनल लॉ रखें। अच्छा, जब आपने इंटरनेशनल लॉ रखा, IR रखा,
तो फिर आप ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्ट्री में से एक रखें। अच्छा प्रोफेसर, एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, ये इसको मैं अगर कंप्लीट करनी, इसी तरह अब मिसाल के तौर पे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंटल साइंस जरूर रखें, टाउन प्लानिंग जरूर रखें। ये सब्जेक्ट एक दूसरे को ना सपोर्ट करते हुए चलते हैं। प्रोफेसर, बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ मज़ामीन पढ़े ही नहीं होते, उन्हें चूज़ करने पड़ जाते हैं ऐसे मज़ामीन, वो प्रेपरेशन कैसे करें? ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है कि जो 100% लोगों के साथ होगा। मसलन आपने एमए तो एक ही किया होगा ना, तो एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, बाकी तो आपके लिए अजनबी है, तो इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। और मिसाल के तौर पे अब आप कह लें कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस वालों का एज हो गया है, ये बात क्लियर है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट 200 नंबर का खुद, फिर करंट अफेयर, फिर पाकिस्तान अफेयर, फिर इंटरनेशनल लॉ, वो दूसरी डोमेन्स में भी वो सब्जेक्ट जो है वो एंटर हो जाता है, तो 1200 नंबर है। अगर इसको और एक और तरीके से मैं बयान करूं ना जी, तो उसमें शायद ये है कि आप समझ लें कि तकरीबन एक एमए के बराबर इसकी तैयारी होती है। 1200 नंबर है तो 600 पार्ट 1 6, तो एक एमए के बराबर आपको ज़हन बनाना चाहिए कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर, बुनियादी असूल क्या है सीएसएस की तैयारी के? जब आप इस चीज़ का इरादा करें कि यार मुझे ये इम्तहान देना चाहिए, सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर ले लें और उसमें पेयर ऑफ वर्ड से स्टार्ट करें आप। और जिस तरह जब एफए में बंदा आता है तो देखता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स में से एक लफ्ज़ का मीनिंग मुझे आता है, दूसरे का नहीं आता। वहाँ से जब आपने स्टार्ट किया तो फिर आप ये देखेंगे कि एक तो आपकी वोकेबलरी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, दूसरा ये चीज़ आपको स्पेलिंग मिस्टेक से बचाएगी, फिर आप उनका सेंटेंस कैसे बनाना है, और चूँकि इंग्लिश के पेपर 2 में ये खुद सवाल भी होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। फिर ईडियम्स की कैटेगरीज होती हैं, कुछ वो ईडियम जो बहुत मशहूर हैं, आपको हर हाल में आने चाहिए। अब उसकी तफसील मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ कि यानी मतलब अलायंस शेयर, अ बर्ड्स आई व्यू, डॉग इन द मेंजर, इस तरह की चीज़ें। फिर सेकंड कैटेगरी के ईडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उनको थोड़ा सा मेमोराइज करें, यानी इंग्लिश पे अपनी थोड़ी सी ग्रिप बढ़ाएं। अच्छा, फिर इसी तरह इसकी एक बहुत बुनियादी चीज़ जो होती है वर्ल्ड मैप होता है। वर्ल्ड मैप दीवार पे लगाएं, उसके सामने खड़े हो जाएं। आप देखें ना, आप पाकिस्तान की लोकेशन डिस्कस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कश्मीरी साइड पे आता है, इधर चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर ईरान है, इधर हमारे समुंदर है। यहाँ से आप स्टार्ट करें ना, आपको पता चले। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर इंस्टेंस एक्सप्लेन करूँ कि जी ग्वादर पोर्ट की चाइना के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो मुझे कोई 15 मिनट चाहिए होंगे, फिर भी मैं आपको कन्वे नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर नक्शा होगा तो 2 मिनट लगते हैं कि यार वो ये रूट बचाने की बजाय वो डायरेक्ट इधर आ रहे हैं। अच्छा, इसके वर्ल्ड मैप इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये एवरीडे साइंस में इसका कंपलसरी पोर्शन भी होता है। अच्छा, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, सारे पेपरों के अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, फिर कुछ बेसिक्स हैं इसकी कुछ और। अगर आप सीएसएस के लिए जा रहे हैं, आपको कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, अल्लाह आपकी खैर करे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, अमेरिका का इस वक्त रोल क्या जा रहा है, सोशलिज्म, चाइना सोशलिस्ट कंट्री है तो सोशलिज्म क्या होता है। अच्छा, फिर इसी तरह जब आप एंटर होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, इस्लामिक स्टडीज़ में शायद बड़ी दुनिया फेल हो जाती है, आप हैरान होंगे सुन के। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? मतलब लास्ट ईयर 8000 बंदा फेल हुआ। उसकी रीज़न ये होती है कि हम समझ लेते हैं कि यार ये हमें तो अपने दीन के बारे में पता ही है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये बातें नहीं। वहाँ पे ये जो पेपर है ना, ये इस्लामियात के प्रोफेसर चेक करते हैं। अच्छा, आपको दीगर मज़ाहिब का पता होना चाहिए, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे? पहले आप कंपैरिजन करेंगे कि ये इस्लाम है, इस्लाम से पहले ये मज़ाहिब थे। अच्छा, इस्लाम के बाद फिर कैपिटलिज्म आ गया, कम्युनिज्म आ गया, तो आपने उन 2 चीज़ों का कंपैरिजन इस्लाम के साथ करते हुए चलना होता है। इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम के अंदर रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, किस तरह से इस्लाम ने जो है एज ए रिलीजन औरत को अहमियत, इज़्ज़त, एहतराम दिया है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। और फिर हर सब्जेक्ट की अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो उन्होंने, कमीशन वालों ने तो एक सब्जेक्ट के लिए 16 किताबें रिकमेंड की होती, वो पॉसिबल नहीं होता। हर सब्जेक्ट की एक कोर
कोर बुक वो होती है जो मैक्सिमम चीज़ों का अहाता करती है और आपके काम आती है। ये वो बुनियादी चीज़ें जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर 15-20 साल से आप CSS की प्रेपरेशन करवा रहे हैं, तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कैसा बच्चा जो उनसे वो CSS क्लियर कर जाता है और कैसा नहीं कर पाता। तो ये कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा जो उनसे CSS कर जाएगा? उनके अंदर कमिटमेंट बहुत होती है। ये आपने ना चूँकि एक मैच्योर एंकर वाला सवाल पूछा है, उसमें पता क्या है, मसलन एक स्टूडेंट आता है, उसको मैं एक किताब देता हूँ कि जाएं जी आप ये ना किताब इसको पढ़ें ज़रा। अच्छा, वो अगली दफ़ा जब आता है ना तो वो 7 दिन की बजाय 4 दिन के बाद कहता है जी मैंने पढ़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मुझे एक और दे। अच्छा, ऑन द कंट्रारी क्या होता है, आजकल जो एक डायलेमा चल रहा है, स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने एक डिस्कशन की है, एक चैप्टर पढ़ा, तो सर आप मुझे बताएं इसका सवाल किस तरह से आएगा। सही। तो ये एक हकीम वाला मेरा फिर डायग्नोसिस होता है उसके लिए कि जो एक रीडिंग करने के बाद और ये कह रहा है कि CSS में सवाल का लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप एक जुर्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। आपका कम से कम जो डोमेन होनी चाहिए ना, आपको कहना चाहिए टॉपिक क्या है आज का टॉपिक। मसलन टेररिज्म है, आप टेररिज्म इन पाकिस्तान, टेररिज्म इन साउथ एशिया, टेररिज्म एंड इकोनॉमी, टेररिज्म एंड कल्चर, टेररिज्म एंड डेमोक्रेसी, वो क्या पता है उसका एंगल किधर को लेके चला जाए। तो ये जो कमिटमेंट का उनका लेवल होता है और वो पैशनेटेड होते हैं, वो कोई और काम नहीं करते, वो हफ्ते हफ्ते के लिए ईद नहीं मनाते। फिर अब देखें ना, अगर आप साल की तैयारी है तो साल में 2 दफ़ा ईदें तो आनी है, तो वो ईद को बड़ा सीरियस लेते हैं शाह जी। वो हफ्ते से 10 दिन की ना सिर्फ ईद मनाते हैं। तो ये एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन पैटर्न, कि सैक्रिफाई योर टुडे, सैक्रिफाई योर शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर योर लॉन्ग टर्म गेन्स। क्या आपने अगर एक ईद पे को हल्ला गुल्ला नहीं किया, पार्टी वगैरह नहीं की, मसलन कोई शादी रिश्तेदारों में आ गई है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल ज़ाती शादी ना हो तो आप अगर नहीं भी जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। और अगर कोई दूर को जानने वालों में अगर मरना जीना साथ ही है, तो अगर कोई बंदा आपके हाथों नहीं मर गया तो आप अगर के जाए बगैर काम चल सकता है तो चलाएं। टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करें। अच्छा देखें ना, अब आजकल कई आलाइशें पाल ली हमने, मोबाइल है, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करें, एक न्यूज़पेपर पढ़ें। अच्छा, ये जो सारा करना है ना, ये एक मैं अहम बात करने लगा हूँ, ये सारा कुछ करते हुए आप इंजॉय करें कि यार देखो मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इसी को ले लेंगे यार मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो आपने मुसीबत पा ली, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। मसलन देखिए ना, आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा, आप दीगर मज़ाहिब को पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आप टेररिज्म को पढ़ते हैं, आप अमेरिका को जानते हैं, आप चाइना को जानते हैं, आप वर्ल्ड वॉर 2 को जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 को जानते हैं, आप इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, एवरीडे साइंस पढ़ते हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए। एक बात जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में शाह जी बंदा इतना सीख जाता है कि उसके बाद मसलन सारी दुनिया तो कर नहीं जाना ना CSS, लेक्चरशिप की सीट वो स्टूडेंट मैंने देखा बहुत आसानी से नहीं, वो यूं करके पकड़ लेते हैं जाते जाते, उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है। दीगर सीटें आ जाती हैं, कोई 16 ग्रेड की आ गई, कोई आ गई, यानी ये इम्तहान आपको ना सिखा बहुत कुछ देता है। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा करना, वो स्कॉलर, कंप्लीट स्कॉलर हो जाता है, वो यानी वैरायटी रेंज उसके आता है। प्रोफेसर, हमारा माशरा तबकात में बटा हुआ है। कुछ लोग जो उनसे हैं बहुत अमीर हैं, कुछ मुतवसत हैं, कुछ जो उनसे हैं वो लोअर मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं उससे भी बिलोंग करते हैं। आपके इतने सालों में ज़्यादातर कैसे बच्चे आपने देखे जो CSS क्लियर कर जाते हैं? मैंने हर तबके को देखा जी। उसमें मैं एक जो अच्छी खबर बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन का एक तो होता है एजेंडा, करप्शन हमारे यहाँ डंडे की तरह चलती है। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको श्योर होना चाहिए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि CSS पे 99.9% मेरिट पर सिलेक्शन होती है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी CSS क्वालिफाई करते देखा कि जिनके पास अल्लाह ताला माफ़ करे कोई प्रॉपर जूता भी पाँव में उनके नहीं होता था, ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे, साथ कर रहे होते थे। तो इस इम्तहान में आते हुए आपको इस चीज़ का, अब देखें ये बात तो फिर शाह जी ऑब्वियस है ना कि अगर एक बंदा वेल ऑफ फैमिली से है, वो गाड़ी पे पढ़ने जा रहा है, गाड़ी पे पढ़ने आ रहा है, उसके पास नेट भी अवेलेबल है, AC भी लगा हुआ है, लेकिन
वो हो सकता है ये सारी चीज़ें उसे लग्जोरियस कर दें, थोड़ा इजी कर दें। मैंने ऐसे लोगों को CSS करते देखा है जो ट्यूशन करते थे, पढ़ाते थे, किसी जगह जॉब करते थे, अपनी जॉब पे बैठे बैठे पढ़ते थे। मतलब किसी जगह कोई एक कहना तो नहीं चाह रहा यही कि चौकीदार है बंदा, किताब ले जाता था, वो पढ़ रहा है रात को वहाँ पे। तो अच्छा वो ना वहाँ पे जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल उनकी स्ट्रेंथ बनती है। अब मुझे ज़बान लैंग्वेज का एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने किसी जगह पढ़ा था शाह जी कि एक ज़बान है उसके अंदर जो सिंबल होते हैं ना, जो मुश्किल का सिंबल है ना वही सक्सेस का सिंबल है। अच्छा। मुश्किल का सिंबल ही सक्सेस का सिंबल है। तो आप इसको, वो जो बात में कह रहा था, एक मजाज, CSS एक मजाज है, मतलब लिखने का, पढ़ने का, सीखने का, उसको एंजॉय करें। अच्छा इसमें फिट्स आएंगी आपको, जब कोई 2 माह पढ़ते हुए हो जाएंगे ना तो लगता है यार अभी ये भी पढ़ना है। तो इसमें आखिरी दम तक डटे रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है शाह जी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा 22-23 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मसलन आपने 4 माह पढ़ा तो पढ़ा नहीं यार, अगले साल से ही, अभी एज का फैक्टर है। जो CSS में से अगर 20,000 अप्लाई करता है तो 3 से 4,000 उसमें से अपीयर ही नहीं होता, वो उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा इसका एक हल है, इसका हल ये है कि अपने आप को ये समझाओ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो 3 चांसेस हैं आपके, अगर आप नहीं कर सके तो भी ज़ाया हो जाने हैं, नहीं इम्तहान देते आप, तो आप इसको दे के क्यों ना ज़ाया करें जब एक हुकूमत ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो उसको ना देखिए ना, जब आपने कहा ओए होए अगर ना हुआ तो एक ना आपके, मैं जैसे कहूँगा आपका आधा तो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है। देखिए ना, जल्दी, घबराहट और गुस्सा, 3 हालतों में बंदा गलतियां करता है। क्राइम होता है, गलती होती है, एक्सीडेंट होता है, इन 3 बातों से होता है। तो इनको चीज़ों को मैनेज रखें और अपने आप को कंपोज रखें। एक बात, आपने जब पढ़ रहे हैं ना तो कोशिश करें कि ग्रुप बन जाए। ये मैं लेटेस्ट रिसर्च आपसे शेयर करने लगा हूँ। मसलन मैंने एक जगह किताब से कुछ पढ़ा, कुछ भी XYZ है, तो आप ना शाजी एक ऐसा बंदा कि जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसे बैठा के ना अपने पास तो उसे बताना शुरू करते हैं कि यार आपको पता है ये चीन आजकल क्या कर रहा है, आपको पता है इंडिया क्या कर रहा है। अच्छा ये साइकोलॉजी बताती है कि जब आप किसी को ब्रीफ करते हैं ना, इट हैपन्स टू बी टाइप ऑफ लेक्चर, और वो आपकी मेमोरी में ना इन हो जाता है, यानी वो चीज़ स्किप नहीं होती, वो मैच्योरिटी इख्तियार कर जाती है आपकी मेमोरी में। नंबर 2 ये है कि जो पढ़ा है उसका टेस्ट वगैरह दे। प्रोफेसर एक सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है कि न्यूज़पेपर जो उनसे वो पढ़ना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अखबार कोई एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और जो कोई इशू चल रहा है ना, अब मतलब उसमें ये ना पढ़ें कि आज फलां जगह काउंसलर लड़े या फलां जगह जनाब अदालत के अंदर ये मशहूर मुकदमा चला। इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें, अपने मुल्क की जो मतलब बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि आपका कोई एग्रीमेंट होता है, कोई आइन में चेंज आती है, कोई आपकी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी का ऐलान करती है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका पूरा नाम क्या, उन चीज़ों को पढ़ें। लेकिन फटीग ना लें। मसलन अगर आपके ज़हन पे ये हो गई यार मैंने रोज़ 3 अखबार पढ़ने, तो आप कहेंगे यार मैं अखबार ही पढ़ता रहा ना। फटीग के साथ नहीं, उसको एंजॉय करते हुए, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोफेसर एक तालिब इल्म जो CSS करने जा रहा है, उसे तैयारी खुद से करनी चाहिए या कहीं से रहनुमाई ले लेनी चाहिए? देखिए बड़ी सादा सी बात है कि खुद से तो फिर आप हिट एंड ट्रायल है ना, कि आपको नहीं पता। देखिए जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं, माजर के साथ मेरे कोलीग्स होते हैं सारे, अगर एक हम ले लेते हैं कि एक मीडियोकर टीचर है, यानी इतना अच्छा टीचर नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो है ना उसके पास, तो आप उसे बोले। नंबर 2 आपको फ़ायदा ये होता है, अगर आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं, आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है, आपको पता है कि 4 बजे मैंने वहाँ पहुँचना है, तो वो आपको ना सिस्टम में ले आता है। आप वहाँ गए, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी की, हाँ अनटिल अनलेस कि आप किसी ऐसी जगह ना चले जाएं कि जो एक सब्ज़ बाग बेच रहे हों, क्योंकि माजरत के साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब अभी स्टूडेंट को सेंटेंस मेकिंग नहीं आती, लेकिन वो पैसे लेके जेब में डाल देते, उसे कहते हैं आ जाओ। नहीं, उसको पहले ना अपना डायग्नोसिस करवाएं, और आप देखें आपके स्टेज पे खड़े, और फिर गाइडेंस लेके आगे चले। और ऑब्वियस बात है, और आप बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, आपको इंग्लिश किसी ना किसी से ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मतलब 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जिनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है पढ़ने की। प्रोफेसर साहब, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनसे बदल गए हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट्स रिवाइज्ड हो गए हैं और ये जो रिवाइज हुए हैं वो ख़ास तौर पे जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कंपलसरी मोरलेस वही रहे हैं। ऐसे उसी तरह है, इंग्लिश जर्नल उसी तरह है, इस्लामियात उसी तरह से है, करंट अफेयर्स का उन्होंने थोड़ा सा बदला है, पाकिस्तान अफेयर्स को बदला है। ऑप्शनल में जिस तरह आपने कहा था ना इंडो पाक हिस्ट्री, तो बात पिछली नशिस्त में अधूरी रह गई थी कि इंडो पाक हिस्ट्री उस वक्त हर बंदा इसलिए रख लेता था, वो कहते थे यार हमारी अपनी हिस्ट्री है, हम जानते हैं, मुग़लों को जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को जानते हैं, टू नेशन थ्योरी को जानते हैं, एटसेट्रा। अब वो चीज़ 200 का नंबर जो है ना उन्होंने अब वो 100 का कर दिया है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सबसे ज़्यादा आना चाहिए। करंट अफेयर्स का 100 नंबर, पाकिस्तान का अफेयर्स का जो 100 नंबर है उसमें से 70 to 80% फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस खुद 200 नंबर का है। फिर आगे जाके इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, नए सब्जेक्ट आ गए हैं, जेंडर स्टडीज़ आ गया है, कुछ सब्जेक्ट सीन से बिल्कुल ही हट गए हैं। पहले लोग अरेबिक और पर्शियन रख लेते थे, 200 नंबर का होता था, मेमोराइज करते थे, कोटा लगाते थे, ले जा। अब वो उन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन कर दी। एक तो 100 का कर दिया और एक ग्रुप ऐसे में रख दिया कि आप 100 का एक ही ले सकते हैं। फिर भी आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, मसलन पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, वो ज़रूर रखें। उसमें होता ही है कि इन सब्जेक्ट से जो प्रोफेसर साहिबान होते हैं ना, उनकी अपनी इस लैंग्वेज से ना वाबस्तगी बड़ी होती है, तो आप बड़ा महज़ब तरीके से लूट लेते हैं बंदे को। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि वो फिर ना अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करके रखते हैं, एफिलिएशन होती है ना, तो रीजनल लैंग्वेज ज़रूर रखें, नंबर 1। नंबर 2, फिर अब नए सब्जेक्ट्स आए हैं, मसलन जेंडर स्टडीज़ आया है, जेंडर स्टडीज़ ख़वातीन के हकूक़ के बारे में। अब ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, वो पाकिस्तान में एक तब्दीली लाना चाहते हैं, तो माइंडसेट चेंज करने हैं, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बहुत आसान है, लाइट वेट है। सोशियोलॉजी एक बहुत लाइट वेट सब्जेक्ट है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि वो उससे ओवरलैप करता है। फिर अगर आपका साइंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो साइंस के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ज्योग्राफी 100 का हो गया है। अच्छा, अगर आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं तो साथ टाउन प्लानिंग पढ़ लें, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ कि इधर का पढ़ा उधर काम आता है। अच्छा, फिर जब आप ये 2 चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें उठ के ना एवरीडे साइंस में चली जाती हैं, वो भी तो 100 नंबर का आपने पढ़ना है, तो उस तरफ भी चला जाता है। तो अब नई इक्वेशन, जो नई तरकीब है, और जो आपने कहा था ना गाइडेंस लेने का, आया इंटरनेशनल लॉ, अब ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं कि ये अपने तौर पे स्टडी करते हुए थोड़ा मुश्किल पेश आती है। प्रोफेसर, ये एक लंबा सफ़र है, बड़ी मेहनत है इसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मोटिवेशन जो सी है वो लो हो जाती है बच्चों की, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें शायद पहली बात तो ये होती है, जैसे ही आप अनाउंस करते हैं ना, तो इफ़ यू अलाउ मी, तो सबसे पहले तो आपके जो करीब के रिश्तेदार दोस्त होते हैं ना, उनका रवैया आपसे बदल जाता है। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, और रवैया इस हद तक बदल जाता है, खैर खा नहीं होते उसके, होता उन्हें धचका ही है कि कहीं कार ही ना जाए। अच्छा, इससे ना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है, फिर होप, फॉल्स होप, एम्प्टी ड्रीम्स कि जी कर रहा है। इस मुखमसे से बच के रहना है, क्यों जगर ना हुआ तो क्या होगा। अच्छा, जब आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा नीचे आता है तो आप कोई ना अपना पढ़ने का तरीका बदलें। मसलन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता था ना उनके साथ, या भी कर रहा हूँ, मैंने खुद जितने भी इम्तहान दिए, मसलन मैं रात जगह का कायल रहा। अच्छा, रात के वक्त अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही ना आपके ऊपर ना एक मॉरल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका हिस्सा बन जाती है कि देखो यार सारी दुनिया सोई हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ। आपने मतलब देखे ना, आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो गया, आप काफ़ी का कापे का आपने बनाया, आप बैठे पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर ना घर के अंदर भाई बहन, वालिद वालदा, उसमें से कोई जो पढ़ा हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहें, उसके साथ ना जो पढ़ा हुआ है उसको बता के, आगे से उसको पूछ के। फिर जब आप थोड़ा डिमोरलाइज हो ना, तो फिर जो सराउंडिंग में को लोग तैयारी कर रहे हो
उनको भी मिलके देख लें कि जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो किस लेवल तक जा रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं। और वो जो अननेसेसरी है ना कि आप अगर कोई इस खाई में गिरने वाले हैं, आप पे डिप्रेशन हो गया, मसलन कुछ केसेस में हुआ है कि लोग थोड़ा सा ना नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो पहले उस चीज़ से और फिर अपने आप को रिकॉल करें। मसलन उसका एक टोटका ये होता है कि यार ये मेरी अभी पहली अटैम्प्ट है, मेरे पास 2 और पड़ी हुई हैं। अच्छा, अल्लाह ना करे मेरा ये नहीं होता, मेरे पास PCS की भी 3 पड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर नहीं होता, मेरे पास लेक्चरशिप का चॉइस है। अच्छा यार, और कुछ नहीं होता, मैं दुनिया का एक बेहतरीन इम्तहान की तैयारी कर रहा हूँ, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो ये काउंसलिंग के पॉइंट्स होते हैं। ये होता है ना एक बड़ा टकोसला कि अच्छा कोई बात नहीं यार, इस दफ़ा मेरी तैयारी नहीं है ना सही, अभी मेरे पास और चांसेस पड़े हुए हैं। तो इन तरीक़ों से फिर आपका जो कोई टीचर है या जिस तरह आपकी तरह के लोग हैं कि जो मोटिवेशन ये थेरापी करते हैं, तो वो इस मौके पे ना वो लोग फिर रोशनी का मीनार साबित होते हैं। शेयर करें, किसी न किसी से शेयर करें। सर, प्लानिंग और सब्जेक्ट खुद सवाल करके खुद ही जवाब ना ढूंढिएगा, वो फिर आप खाई में जाएंगे। प्रोफेसर, ये मेहनत का काम है क्योंकि, और कोर्स बहुत ज़्यादा है। प्लानिंग और पेपर अटेम्प्टेशन की जो सारी स्किल्स हैं, तैयारी कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लानिंग देखें, आप सब्जेक्ट्स को ले लें, उसमें से देखें अच्छा यार ये सब्जेक्ट मेरा पहले से ठीक है, मैंने BA में पढ़ा हुआ है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मसलन बाज़ लोग हैं उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, चूँकि लिटरेचर के लोग थे, उनको एवरीडे साइंस में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है कि जनाब केमिकल्स के नाम याद करने, साइंसदानों के नाम याद करने, नाक की साख, कान की साख, कुछ फिज़िक्स आ गई, थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई, तो उनके लिए वो एरिया प्रॉब्लम वाला होता है, उनको उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, एक और चीज़ ये हुई है कि अर्ली 90s में ना शाह जी, ये एग्ज़ाम था ही इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का। अच्छा, मैं आज आपको उसका सीक्रेट बताता हूँ। उनका अपना सब्जेक्ट सिर्फ एक होता था 100 नंबर का, और वो होता था एवरीडे साइंस डॉक्टरों का। बाकी डॉक्टरों के लिए सारे सब्जेक्ट ही नए होते थे। ये बड़ी वाइटल बात है। अच्छा, वो कर पता क्यों जाते थे? उनका बैठ कर पढ़ने का टेम्पो इतना बना होता था कि उनको आप किताब देते थे ना तो चौथे दिन आ कहते थे सर को दूसरी दे दें। अच्छा, इंजीनियर क्या करते थे कि उन्होंने मैथ फिजिक्स पढ़ा होता था, वो साथ ज्योग्राफी को इस्टेब्लिश कर लेते थे। फिर गवर्नमेंट ने स्कीम बदल दी है, सब्जेक्ट्स बदल दिए हैं, ग्रुप बदल दिए, अब फिर दूसरी दफ़ा बदल दिए। अब ये इक्वल हो गया इम्तहान। अब इसमें डॉक्टर और इंजीनियर्स को कोई एज नहीं रहा, वो यहाँ आ गए हैं। अब ये सोशल साइंस वाले जो पढ़े हुए लोग हैं उनको एज है। अच्छा, अब जब आपने प्लानिंग करनी है तो उसका बड़ा सिंपल रूल है, स्लेब बाई की एक लिस्ट हो आपके पास और टाइम, और आप पता हो कि इतने टाइम में मैंने ये चीज़ कवर करते जाना है, इतने टाइम में मैंने ये चीज़ कवर करते जाना है। और कभी ये कोशिश ना कीजिएगा कि मैं 100% सिलेबस कवर करूं, ये हो ही नहीं सकता। और इसका नतीजा पता क्या होता है? स्टूडेंट कहता है मेरी तो अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। अच्छा, फिर पिछले सालों के जब आप सवाल पढ़ते हैं, मसलन कई दफ़ा होता है कि एक पेपर हुआ ना, तो एक पेपर में एक अजीब सा सवाल आ गया, अगले साल उसका चाहे किसी किताब में जिक्र ना हो, कौम उसके पीछे, भाई आपके पास चॉइस है, 30% क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। कुछ जो कोर टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, ये आपकी प्लानिंग का थोड़ा रिस्क लें। हाँ, अगर ये जो आपने कहा ना कि अगर मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए तो उसमें कहो चलो यार सिलेक्टिव स्टडी करके देख लेता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये एक टकोसला होता है अपने आप को। एक काम जो प्रिपरेशन की प्लानिंग में लाजमी हिस्सा है ना, वो ये कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इस्लामियात, इनको आपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। ये टॉप प्रायोरिटी आपको रेस में बाहर होने से बचा लेती है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उसमें नहीं अच्छा स्टूडेंट फेल होता, ना एवरेज फेल होता है, फेल खुदा ना खास्ता आप इन्हीं में से होते हैं। तो आप जितनी तपस्या काटते हैं ना कि मैं ये ना रखूं, ये रखूं, मैं स्टूडेंट्स मसलन एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है, अच्छा आपको 75 नंबर नहीं देता, मैं भी कहता हूँ नहीं देगा, लेकिन 60 से नीचे भी नहीं देगा। अच्छा, सोशियोलॉजी पता किस तरह के सब्जेक्ट है शाह जी? जिस तरह अभी हम चाय पी रहे हैं ना, तो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना दुख सुख फोलना, मैं आपसे कहूँगा शाह जी, बच्चे आजकल ना माँ बाप का कहना नहीं मानते, फैमिली सिस्टम टूट रहा है, लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें उसका कोर्स होती हैं। अच्छा, जब आपने पढ़ी तो आप कहते हैं यार इनमें से 2 पेपर पढ़ते हैं, आप कहते हैं 2 सवाल तो मुझे पहले ही आते हैं। अब आप इस चक्कर में कि नहीं मैंने फलां लैंग्वेज पढ़नी है ताकि मैं 80 लूँ,
वो 80 के लिए तैयारी करते हुए आपको लगेगा 1.5 महीना, इसको पढ़ने में आपको लगना सर 15 दिन। ये 15 दिनों में 60 नंबर जो आपके तैयार हुए, ये टाइम यहां से निकाल के लैंग्वेज को और दें, इस्लामियात को और दें। ये है प्लानिंग इसमें। प्रोफेसर, लाहौर एक इल्मी शहर है, यहाँ पर एकेडमीज, प्रेपरेशन, टीचर, कोच, ग्रुप्स, पटियाला हाउस, सब कुछ मिल जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है, तालीम नहीं है, तो क्या शहर में शहर बदलने से तैयारी पे असर पड़ता है? 1000% यू आर राइट। अंदरून सिंध से लोग लाहौर आते हैं, मेरा चूँकि पूरे पाकिस्तान के लोगों से रब्ता होता है, अभी भी रब्ता रहता है। बलूचिस्तान से आते हैं, KPK से आते हैं। तो लाहौर में देखें जी, एक पटियाला हाउस है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, जिना लाइब्रेरी है, अकेडमियाँ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, आप अगर किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसके अंदर अखबारात आपको मिल जाते हैं, फिर एक माहौल डेवलप हो जाता है, एक हेल्दी सा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपको हर तरह का टीचर अवेलेबल है लाहौर में। मिसाल के तौर पे जो इंडिविजुअल कोचिंग भी देता है, जो ग्रुप वाइज कोचिंग भी देता है, अकेडमियाँ भी हर तरह की मौजूद हैं, जो बहुत हैवी फ़ी लेती हैं, जो बहुत नॉमिनल फ़ी लेती हैं। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। शहर तो देखें ना जी, तरक्की जो है, तरक्की और शहर ये सिनोनिम है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है जी इससे, उस एटमॉस्फेयर का। और ख़ास तौर पे देखें ना, मैं जो कहता हूँ कि आप आइसोलेशन में जाएं, अगर मैं एंड रिमार्क्स दूँ ना, थोड़ा सा अपनी दुनियादारी, अपने तल्लकात को ना आप माइनस करके तो इस तरफ डटे रहें, और ये फुल टाइम जॉब है, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आप ना बैठे हुए हैं, आपको ऐसे ख्याल आता है यार फलां में मैंने नहीं किया हुआ, आप दाखिला भेज देते हैं, शाह जी आप ओवरनाइट भी स्टडी करेंगे, 3.5-4 सवाल किए, सेकंड ईयर में आपने MA कर लिया, ओके। लेकिन भाई ये वो इम्तहान है जो आपने पास नहीं करना, आपने कंपीट करना होता है। मतलब आप पास हो गए, आपकी एलोकेशन नहीं हुई, तो ये फेलियर के बराबर है। तो इसलिए ये सोच के ना इस तरफ को आए। अच्छा, बाकी फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं इस दफ़ा हम सिर्फ देखेंगे। अच्छा, ये भी एक केस स्टडी है। अच्छा, भी चलो भी ठीक है अगर आपने चेक करना है, लेकिन जब वो कूद पड़ते हैं, उनके साथ उनकी अटैचमेंट हो जाती है, तो रिजल्ट आता है तो बाद में पता चलता है बंदा तो मुद्दा हो गया। वो भैया आपने तो सिर्फ ये चेक करने के लिए दिया था, तो बाद में आप भूल क्यों गए? इंग्लिश ऐसे का पेपर दे के 20 से 25% स्टूडेंट, और इंग्लिश जनरल का दे के फिर वो घर बैठ जाते हैं, पता चल जाता है, नथारा हो जाता है। तो इन चीज़ों से बच के, फिट से बच के, और इसको कहते हैं फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर। ये चीज़ सोचते हुए कि यार देखो मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ जान पा रहा हूँ, और मेरा ये 2 दहाइयों का निचोड़ ये कहता है कि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को फिर दीगर फील्ड्स में मार खाते मैंने नहीं देखा। वैसा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देखे जी कि इट इज़ बेटर टू ट्राई एंड फेल्ड देन नॉट टू बी ट्राइड एंड फेल्ड। ये अटेम्प्ट है, आपका हक है, तो आप थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हैं। आपकी मतलब आपने बिल्कुल को सादे सब्जेक्ट के साथ BA नहीं किया हुआ, आपने मास्टर डिग्री की हुई है, तो इस इम्तहान को ज़रूर दें। लेकिन इस चैनल में से एक दफ़ा गुजरे तो सही, हो सकता है आपको एक ऐसी चुभन लगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये ना इसका भरपूर इस्तेमाल करें, को बहुत आइडियल किस्म का। लो एम इज़ अ क्राइम, लो एम इज़ अ क्राइम, एम हाई वेदर अचीव और नॉट मेक्स द लाइफ ग्रेट, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया।